12 बच्चों वाली गाय। कुसुम और राकेश के विवाह को 5 बरस बीत चुके थे, मगर अब तक दोनों माता पिता के सुख से वंचित थे। राकेश के पास एक गाय थी जिसे वो प्यार से धनिया कहकर पुकारता था। वो नित दिन अपनी गाय को पूजता था। जय हो गौ माता। सुनिए, खाना परोस दूं? अरे भाग्यवान, पहले धनिया खाएगी। आखिर इसी के कर्म धर्म से ही तो हमारी रोजी रोटी चल रही है। गांव के अंतिम छोर में बसा राकेश का घर एकदम पुराना जान पड़ रहा था। छत से लेकर किवाड़ की बिगड़ी हालत चरमराने के कगार पर थी। ऐसे में 2 वक्त का भोजन जुटा पाना ही उनके लिए बड़ी बात थी। ये बस हो गया, धनिया का चारा एकदम तैयार। आहा। भूखी गाय जोर शोर से गुहार लगाती है। माँ, माँ। ये क्या, आज फिर आपने इसके खाने भर से ज्यादा चारा डाला है। कंगाली में आटा गीला करना तो कोई आपसे सीखे। देखो भगवान, अब धनिया को खिलाने पिलाने में कंजूसी न दिखाओ, वरना न ये सांझ को दूध देगी न खेत की जुताई करेगी। राकेश अपनी गाय को खूंटे से खोलकर खेत की जुताई करने चल पड़ता है। ये जेठ की दोपहरी भी ना हम किसानों की खातिर एकदम आफत बनकर आती है। राकेश अपनी गाय को हल में बांधकर खेत की जुताई करता है और देर शाम घर लौट आता है, जहाँ फुलवारी कहती है, अरे राकेश भाई जी, कब से तो हर राह देखत है। हम सबन जल्दी से दूध दे दो, चुल्हनी पर खाना चढ़ा कर आए हैं। हाँ, देरी के लिए खेद है। वो आज 3 खेत की जुताई की है ना धनिया ने, इसलिए थकान के चलते कदम ही नहीं बढ़ा रही थी। राकेश गाय का दूध धोकर सभी के बर्तनों को भर देता है। क्या बात है कुसुम, तुम खा क्यों नहीं रही हो? जी, मुझे भूख नहीं। कुसुम, मैं तुम्हारी उदासी को बखूबी भाप सकता हूँ। अब हमारे भाग्य में संतान का सुख नहीं तो क्या किया जाए। मुझसे बात के ब्याह करके इस गांव में आई औरतों के गोद हरे भरे हो चुके हैं। मेरी ही गोद अब तक सोनी है। ऐसा कहते हुए कुसुम की आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं। समय की रफ्तार तेजी से गुजरती चली जा रही थी। एक भोर गौशाला के बाहर कुसुम का सिर चकरा जाता है। कुसुम, तुम ठीक तो हो? मैं देख रहा हूँ तुम कुछ दिनों से कमजोर जान पड़ रही हो। पता नहीं, कुछ दिनों से जी कच्चा हो रहा है। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। कुसुम, तुम ठहरो, मैं केसरी काकी को बुला के लाता हूँ। कुछ ही पलों में दाई केसरी आकर कुसुम की जांच पड़ताल करती है। मुबारक हो राकेश, तू पिता बनने वाला है। तेरी लुगाई के पांव भारी हैं। पिता बनने की खुशखबरी सुनकर राकेश बोला नहीं समाता और रसोई से बताशे ले आता है। लो काकी, जल्दी से मुंह मीठा करो। मुद्दतों बाद मुझ गरीब की कुटिया में खुशियां दस्तक देने वाली हैं। उस रोज से राकेश कुसुम का खास ख्याल रखने लगता है। एक भोर वो अपनी गाय को लेकर खेत की जुताई कर रहा होता है। अरे वाह धनिया, आज तो बड़ी फुर्ती से काम किया तूने। आधे समय में ही खेत की जुताई निपटा दी। चल, तुझको आज खेत खलिहानों की सैर कराता हूँ। धनिया खुश होकर बागोर करती है, जिसके बाद राकेश उसे चराने के लिए खलिहान लाता है, जहाँ सैकड़ों फलों से लदे घने लंबे वृक्ष खड़े थे। धनिया, तू पेट भरकर चर ले, तब तक मैं सुस्ता लेता हूँ जरा। ऐसा कहकर राकेश पेड़ की डाल से सटकर आराम करने लगता है। तभी गाय की नजर एक चमचमाते हुए अनोखे फल पर जाती है, जो एक नीचे और घने पेड़ की डाल पर लटकी होती है। गाय उसे लपक कर खा जाती है। माँ, माँ। गाय की गुहार से राकेश की कच्ची नींद टूट जाती है और वो झटके से उठ खड़ा होता है। हाँ, समझ गया कि तेरा पेट भर गया है। चल, शाम होने को आ गई। गौशाला के बाहर दूध लेने वालों की लंबी चौड़ी कतार लग गई होगी। धनिया धसकरी मारकर वहीं बैठ जाती है। अरे धनिया, तू कब से आलसन लुगाई बनी जा रही है? घर चल। गाय जोर शोर से सिंग हिलाते हुए गुहार लगाती है, जिसे देख राकेश उकता कर छड़ी से हाँक कर उसे घर ले आता है। गुजरते दिनों के साथ उसकी गाय दूध देना बंद कर देती है, जिसे देख राकेश काफी हताश परेशान होता है। समझ नहीं आ रहा ये धनिया को हो क्या गया है। कुछ दिनों से इसकी खुराक दुगनी हो गई है, इसके बावजूद दूध की मात्रा बढ़ना तो दूर, इसने एक बूंद दूध देना भी बंद कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि धनिया भी गर्भवती है, क्योंकि गाय का एकदम से दूध न देना इसी का संकेत है। राकेश पुख्ते तौर से धनिया की जांच करता है। माँ, माँ।
धनिया, तू भी माँ बनने वाली है, तेरा भी परिवार बढ़ने वाला है। गाय राकेश को चाटने लगती है। राकेश भी उसे पुचकार कर खुशी जाहिर करता है। गर्भावस्था में होने वाले बदलाव से राकेश की गाय दूध देना बंद कर देती है। ऐसे में राकेश की जीवनी जैसे चरमरा जाती है। वो टूटे मन से कहता है, मेरी गर्भवती पत्नी और गाय दोनों की देखभाल की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर है। ऐसे में मैं हिम्मत नहीं हार सकता। राकेश उनकी देखरेख की खातिर अथक प्रयास और जी तोड़ मेहनत करने की ठानता है। वो भोर की तड़के उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर 4 पैसे जोड़ पाता। 9 महीने के पड़ाव गुजरने के बाद कुसुम एक बेटे को जन्म देती है। उसी रात राकेश की गाय को भी प्रसव पीड़ा उठती है। दर्द से कराती हुई उसकी गाय पागुर करने लगती है। माँ, माँ। लगता है धनिया के बच्चों की भी दुनिया में आने का समय आन पड़ा है। उसी रात राकेश जानवरों के हाकिम मुस्तई को घर ले आता है और गाय 12 बछिया को जन्म देती है। मैंने अपने जीवन भर में पहली दफा किसी जानवर के इतने बच्चे एक बार में पैदा कराए हैं। गाय के 12 बच्चों की खबर रातों रात पूरे गांव में आग के जैसी फैल जाती है। सभी उठकर वहां आ धमकते हैं। अरे, ये राकेश की गाय ने बछिया जन्मी है कि क्रिकेट की फौज खड़ी की है। पूरे 1 दर्जन बछिया बछड़ों को जन्म दिया है इसने। जाने इस 12 बच्चे को जन्म देने वाली गाय कोई दूत है या भूत। इनके दाना पानी में बेचारे राकेश के रोए न बिक जाएं। लोग उसे दबी कुचली बातों से घायल करके चले जाते हैं, मगर राकेश की आंखों में जैसे उसकी गाय के बच्चों की छवि समा जाती है। तकरीबन 2 दिन बीतने के पश्चात राकेश कहता है, ये 12 की 12 पैदा होने के दिन से टस से मस तक नहीं हुई। अचानक एक तपस्वी उसका दरवाजा खटखटाता है। भिक्षाम देही। कुसुम साधु को आहार देती है, बदले में साधु उन्हें आशीष देता है। ईश्वर तुम्हारे तमाम मनोरथों को पूरा करे। बाबा, अगर कुछ देना है तो मेरी गाय को 12 बच्चियों को दे दीजिए। जन्म के बाद से इन्होंने अपनी गौ मां के थन में मुंह तक नहीं लगाया। साधु नेत्र बंद करके कहता है, चिंतन की आवश्यकता नहीं, ये 12 की 12 कामधेनु गाय हैं। तुम्हारी गाय ने एक वरदानी फल को खाया था जिसमें साक्षात वनदेव का वास था। उसी फल से तुम्हारी गाय ने 12 बच्चे दिए हैं। ये तुम्हें बहुत बढ़ोतरी देंगे। उसी पल 12 गाय सुनहरे रंग की होकर चमचमाने लगती हैं और बोल पड़ती हैं। राकेश, तुम भले मानुष हो जिसने अपना सब कुछ न्योछावर किया। तुमने जो हमारी प्रति फिक्र जताया उसे हम बेहद हर्षित हुए हैं। जब हम अपनी माँ के गर्भ में थी तब तुमने उनकी खूब सेवा सहाय की। तुमने अपनी तमाम जमा पूंजी हमारे ऊपर लगाई है, इसीलिए हम 12 गाय मिलकर तुम्हारा भरसक सहयोग करेंगी। परिश्रम करना मेरा फर्ज था, फल देना ऊपर वाले का काम। तुम भले चंगे हो, यही बहुत है। दोनों दंपत्ति मिलकर गाय के 12 बच्चों का गोबर चारा इत्यादि करते हैं। धनिया दोबारा से राकेश को खूब सारा दूध देने लगती है और कुछ ही सालों में 12 बच्चियां भी गाय बनकर प्रतिदिन खूब सारा दूध और गोबर देती, जिससे राकेश के जीवन की रेल पटरी पर चली आती है और वो खुशहाल तौर से जीवन यापन करने लगते हैं। सीतापुर के एक छोटे से गांव में एक राधा नाम की गर्भवती औरत अपने पति माधव के साथ रहती थी। माधव बहुत ही गरीब था और मजदूरी करके अपने घर को चलाया करता था। वहीं दूसरी तरफ राधा अभी गर्भवती थी, जिस वजह से वो घर में ही रहा करती थी। राधा गर्भवती होने से पहले माधव के साथ मजदूरी का काम किया करती थी, जिससे वो दोनों मिलकर एक साथ घर चलाया करते थे। लेकिन अब माधव अकेला ही घर चलाता था और उसी के पैसे से 2 वक्त की रोटी खाया करते थे। एक दिन सुबह माधव राधा से कहता है, अरे राधा, क्या कर रही हो? मुझे काम के लिए देर हो रही है, जल्दी से खाना लेकर आओ। खाना खाकर मैं निकल जाऊंगा। आज तुमने खाना बनाने में इतनी देरी कैसे कर दी? तभी राधा एक प्लेट में केवल सफेद चावल लेकर आती है और हरी मिर्ची के साथ माधव को दे देती है। तभी माधव राधा से कहता है, अरे ये क्या, केवल सफेद चावल, सब्जी नहीं बनाई? दरअसल घर में राशन खत्म हो गया है, कुछ बनाने के लिए था ही नहीं, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी में ये सफेद चावल बना लिए। आप
अभी इन्हें खा लीजिए और रात को आते समय राशन ले आइएगा। क्या करे राधा, मेरे अकेले के कमाने से घर ठीक से नहीं चल पा रहा। ऊपर से हमारी कोई अच्छी नौकरी भी नहीं है। वैसे तुमने खाना खाया कि नहीं? हाँ जी, मैं खाना खा चुकी हूँ। आप खा लीजिए। आप पूरे दिन काम करोगे, आपका खाना खाना बहुत जरूरी है। माधव थाली के चावल खाने लगता है, जिसके बाद वो थाली में आधे चावल छोड़ देता है और राधा से कहता है, मैं जानता हूं कि तुम मेरी पत्नी हो, खुद भूखी रह सकती हो लेकिन पति का पेट पहले भरोगी। और मैं ये भी जानता हूं कि अब तुम्हारे लिए चावल नहीं बचे हैं। ये लो, आधे चावल मैंने खा लिए हैं, आधे तुम खा लो। माधव की ये बात सुनकर राधा की आंखों में से आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद माधव उसे गले से लगा लेता है और कहता है, चिंता मत करो राधा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। राधा को हौसला देकर माधव मजदूरी का काम करने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ राधा घर में बैठे हुए अपने मन में सोचने लगती है, मेरे ऐसे घर में बैठने से घर नहीं चल पा रहा है। मैं आज ही गांव में जाकर लोगों के घर काम ढूंढूंगी। ये सोचकर राधा काम ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन पूरे दिन काम ढूंढने के बाद भी उसे कोई भी अपने घर में काम नहीं देता, क्योंकि राधा गर्भवती थी और उसका आखिरी महीना चल रहा था। राधा रात के समय वापस अपने घर लौट रही होती है, तभी अचानक उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो दर्द के मारे फुटपाथ पर ही लेट जाती है। कोई मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, ये कैसी दुनिया है। उफ, कोई किसी की मदद ही नहीं करता। आज के जमाने में तो इंसानियत ही नहीं है किसी के अंदर। कोई मेरी मदद करो। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आती है जो राधा की हालत देखकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वो बूढ़ी औरत अपने साथ 4-5 औरतों को इकट्ठा कर लेती है और फुटपाथ पर ही राधा की डिलीवरी करने की कोशिश करती है। सारी औरतें चारों तरफ से अपनी चुन्नियों से राधा को कवर कर लेती हैं, जिसके बाद थोड़ी ही देर में राधा एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। जिसके बाद राधा उस बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा करती है और अपने मुन्ना को अपने साथ घर ले आती है। शाम को जैसे ही माधव काम करके वापस लौटता है, वो राधा की गोद में अपना मुन्ना को देखकर बहुत खुश होता है। जिसके बाद राधा माधव को आज के दिन हुई पूरी घटना के बारे में बताती है। जिसके बाद उस बूढ़ी औरत ने मेरी मदद की और मैंने अपनी मुन्ना को जन्म दिया। राधा, तुम मुझसे वादा करो कि तुम आज के बाद कभी भी घर से बाहर नहीं निकलोगी और सिर्फ मुन्ना का ही ख्याल रखोगी। माधव गरीब जरूर था, लेकिन वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और उस दुर्घटना के बाद उसने राधा को काम ढूंढने के लिए भी मना कर दिया और वो अकेला ही डबल मेहनत करके अपना परिवार चला रहा था। वो दिन और रात मेहनत करके एक करने लगा। वहीं धीरे धीरे मुन्ना भी अब बड़ा हो चुका था, जिसके बाद माधव और राधा ने उसे गांव के स्कूल में पढ़ाने के लिए डाल दिया। माधव भी अब अपनी खुद की एक खाने पीने की रेडी शुरू कर चुका था, जिससे उसकी कमाई पहले से अच्छी हो जाती है और वो एक अच्छा खासा खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। तभी एक दिन अचानक से रात के समय गांव के अंदर कुछ डाकू घुस आते हैं और गांव को लूटने लगते हैं। चारों तरफ लोगों की भगदड़ मच जाती है और डाकू लोगों को लूटकर उन्हें मारने लगते हैं। वहीं एक डाकू माधव को रेडी के ऊपर का सारा सामान नीचे फेंक देता है और उसे खूब मारता है, जिसकी वजह से माधव बहुत घायल हो जाता है। ए भगवान, ये कैसी तेरी माया है, सुख के दिन आते नहीं है कि तभी दुख सामने खड़ा हो जाता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं अपने परिवार की देखभाल कैसे करूंगा। तभी राधा अपने बच्चे के साथ माधव को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाती है। जैसे वो माधव की हालत देखती है, वो रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हालत हो गई है आपकी? ये सब किसने किया? आपको तो सर से भी बहुत खून निकल रहा है। डाकू घुस आए थे जिन्होंने पूरे गांव को लूट लिया है राधा, और कुछ लोगों को तो उन्होंने मार भी दिया है। सुनिए जी, आप ज्यादा मत बोलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे।
राधा पास में रखी रेडी को उठाती है और उस पर माधव को लिटा देती है, जिसके बाद राधा उस रेडी पर अपने बच्चे को भी बिठा देती है और दोनों को हॉस्पिटल ले जाती है। जैसे ही डॉक्टर माधव की हालत देखते हैं, वो तुरंत माधव को आईसीयू में ले जाते हैं, जिसके बाद पूरे 3 से 4 बजे तक माधव का इलाज चलता रहता है। कुछ ही देर बाद जैसे ही डॉक्टर बाहर निकलते हैं, राधा भागती हुई डॉक्टर के पास जाती है और उनसे पूछती है, डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? चिंता की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा पैर में जख्म आया है, जिसे भरने में पूरा 1 महीना लग जाएगा। उन्हें अभी आराम करने की सख्त जरूरत है। कुछ समय बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर राधा तुरंत दुकान पर जाकर प्रसाद खरीदती है और मंदिर में चढ़ा देती है, जिसके बाद वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरे पति को बचा लिया। अगर आज तेरी कृपा न होती तो पता नहीं मेरे बेचारे पति का क्या होता। ऐसे ही धीरे धीरे माधव को ठीक होने में पूरा 1 महीना लग जाता है, जिसके बाद माधव दोबारा से काम शुरू कर देता है और अपने परिवार को अच्छे से देखने लगता है। अब माधव खुद की एक दुकान खोल लेता है और अच्छा खासा जीवन व्यतीत करने लगता है, जिसके बाद वो अपने मुन्ना को अच्छे से अच्छे स्कूल में डालता है और एक खुशहाल जीवन जीने लगता है। जामुन बेचने वाली चुड़ैल। जामुन ले लो, जामुन, खट्टे मीठे जामुन। आओ आओ साहब, जामुन ले लो, जामुन। ऐसे जामुन कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ले लो साहब, काले काले जामुन। कामिनी को बाजार में जामुन बेचते हुए सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका एक भी जामुन नहीं बिक पाता और वो मायूसी के साथ अपने जामुन की रेडी को लेकर वापस घर की तरफ लौट रही होती है। हे भगवान, ये कैसी माया है तेरी। आज मैंने 1 रुपए की भी कमाई नहीं की, भला अपने परिवार को कैसे खिलाऊंगी। बेचारी कामिनी वापस अपने घर पहुंच जाती है, जिसके बाद सभी लोग बेसब्री से कामिनी का इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ कामिनी, क्या आज किसी ने भी जामुन नहीं खरीदे? अजी क्या बताऊं, पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी 1 रुपया भी नहीं कमा पाई। आज का दिन तो बहुत ही बुरा था। क्या आज फिर से हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा? अजी इसके अलावा और कोई चारा है क्या हमारे पास? लेकिन हमारे दोनों बच्चों का क्या होगा? हम उन्हें कब तक भूखा पेट सुलाएंगे? जब से उस एक्सीडेंट के दौरान मेरे पैर खराब हुए हैं, तब से मैं बहुत परेशान हूँ। इस तरह मुझसे अपने घर की हालत देखी नहीं जाती। इससे अच्छा होता कि मैं उस एक्सीडेंट के दौरान मर जाता। कम से कम मैं ये सब तो नहीं देखता। अजी आप ऐसा क्यों सोचते हो? अपने आप को कोसना बंद करो। ऊपर वाला जो भी करता है सबके अच्छे के लिए ही करता है। हमें बस इंतजार करना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कहती हो, हमें सब्र से काम लेना चाहिए। उस रात वो चारों भूखे पेट सो जाते हैं। अगले दिन कामिनी फिर से जामुनों को लेकर बेचने के लिए निकल जाती है। काले काले जामुन, जामुन ले लो, जामुन, खट्टे मीठे जामुन, काले काले जामुन, जामुन ले लो, जामुन, खट्टे मीठे जामुन। तभी कुछ लोग कामिनी की रेडी के पास आते हैं और उससे जामुन खरीदते हैं। अरे जामुन वाली, जरा जामुन तो देना। कामिनी खुशी खुशी लीलावती को जामुन दे देती है, जिसके बाद लीला उसे पैसे देकर वहां से चली जाती है। कामिनी भी बाकी के जामुनों को बेचने के लिए आगे निकल जाती है। धीरे धीरे कामिनी के सभी जामुन बिकने लगते हैं। हे भगवान, तेरे घर देर है अंधेर नहीं। आखिरकार मेरे सारे जामुन भी ठीक हैं। आज मैं अपने घर का राशन लेकर जाऊंगी और अपने भूखे बच्चों को खाना खिलाऊंगी। इतना सोचकर कामिनी अपनी रेडी को वापस घर की तरफ ले जाने लगती है और रास्ते से अपने घर का राशन लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है। कामिनी को अपने घर जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता था। जैसे वो जंगल के रास्ते से गुजर रही होती है, उसे वहां 4 गुंडे मिल जाते हैं जो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अरे कहाँ जा रही है? रुको जा। क्या बात है, लगता है बाजार से कमाई करके सीधा घर जा रही है। अरे देखो तो सही, इसके रेडी पर तो एक भी सामान नहीं है और जो है वो भी घर का राशन है। अबे तो क्या मुंह देख रहा है, उठा ले सारा राशन का सामान, हमारे काम आएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। भगवान के लिए ऐसा मत करो। मेरे घर पर मेरे बच्चे और मेरा पति भूखा बैठा है, वो सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दे तुझे? जाने दिया तो हम अपना पेट कैसे भरेंगे?
उमेश, राजीव और कुणाल तीनों मिलकर कामिनी के साथ जबरदस्ती करके उसके सारे पैसे छीन लेते हैं, जिसके बाद कुणाल कामिनी के पेट में चाकू घोंप देता है। कामिनी वहीं गिरकर मर जाती है और वो तीनों वहां से फरार हो जाते हैं। तभी अचानक से बादलों में बहुत ही तेज बिजली कड़कने लगती है और वहीं बेचारी कामिनी खून में लथपथ जंगल में पड़ी होती है। तभी अचानक से कामिनी के अंदर से उसकी आत्मा निकलकर बाहर आती है, जो एक बहुत ही भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है। इन्होंने अच्छा नहीं किया, मैं इसका बदला इन लोगों से जरूर लूंगी और इन तीनों को अच्छा सबक सिखाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी चुड़ैल अपनी जामुन की रेडी पर अपनी शक्तियों के द्वारा ढेर सारे जामुन बना देती है, जिसके बाद वो अपनी रेडी को वापस अपने घर की तरफ ले जाने लगती है। जामुन बेचने के लिए मुझे अपना रूप भी बदलना होगा, नहीं तो सब लोग मुझे पहचान लेंगे और मुझसे दूर भाग जाएंगे। तभी चुड़ैल एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के रूप में अपना रूप बदल लेती है, जिसके बाद जैसे ही वो गांव में एक ढाबे के पास पहुंचती है, वहां उसे वो तीनों गुंडे दिखाई देते हैं। वो रहा मेरा शिकार। चुड़ैल उस ढाबे के आसपास जामुन बेचते हुए घूमने लगती है। जामुन ले लो जामुन, काले काले जामुन, खट्टे मीठे जामुन। जामुन ले लो जामुन, काले काले जामुन, खट्टे मीठे जामुन। जैसे ही कुणाल, राजीव और उमेश चुड़ैल को देखते हैं, वो उसकी खूबसूरती देखकर उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं। आए हाय, क्या आफत दिख रही है। अरे ये तो तुम्हारी भाभी है। अरे भाभी होगी तेरी, मेरी तो लुगाई है, लुगाई। अरे तुम दोनों लड़ते रहो, मैं तो जा रहा हूँ उससे सेटिंग करने। वो तीनों आपस में ही जिद करने लगते हैं, जिसके बाद वो तीनों ही चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं और उसके ऊपर डोरे डालने लगते हैं। अरे साहब, आप तीनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? मैं तो आप तीनों की ही हूँ। अरे मेरा मतलब है कि मैं आप तीनों के लिए ही जामुन लेकर आई हूँ। एक बार जामुन खाकर तो देखो, कितने अच्छे और खट्टे मीठे जामुन हैं। अरे तुम बोलो तो सही, मैं तो तुम्हारे लिए जहर भी खाने को तैयार हूँ। अगर तू जहर खाएगा तो मैं इसके लिए फिनाइल पी सकता हूँ। ठीक है, तुम दोनों मर जाओ, अब ये जामुन वाली मेरी हुई। वो तीनों आपस में ही दोबारा से लड़ने झगड़ने लगते हैं और चुड़ैल अपनी जामुन की रेडी को आगे की तरफ ले जाने लगती है। देखते ही देखते वो जामुन की रेडी को एक सुनसान सड़क पर ले जाती है और उसके पीछे पीछे वो तीनों भी पहुंच जाते हैं। बहुत हुआ इसके पीछे लड़ना, अब ये जामुन वाली हम तीनों की ही है, जो मन करे वो करो। वो तीनों गुंडे जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, वो उसी समय अपना रूप बदलकर बहुत ही भयानक चुड़ैल के रूप में अपना आकार ले लेती है, जिसके बाद चुड़ैल को देखकर उन तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। क्या हुआ? अभी तो तुम तीनों मेरे पीछे पागल हो रहे थे और अब मेरा असली रूप देखकर तुम तीनों के पैर थर थर कांपने लगे। चुड़ैल, चुड़ैल। अबे चुड़ैल नहीं, ये तो सचमुच एक बहुत भयानक चुड़ैल है। इसे देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। अरे ये वही औरत है जिसे हमने जंगल में मारा था। अब ये हमें मारेगी क्योंकि ये एक बहुत भयानक चुड़ैल बन गई है। मैं वही औरत हूँ जिसे तुमने जंगल में मार दिया था। तुम तीनों इतने निर्दयी हो कि तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी। मेरे बच्चे भूखे घर पर मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरा पति अपाहिज है, एक मैं ही उनका सहारा थी। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। चुड़ैल की ये बातें सुनने के बाद तीनों अपने घुटनों पर बैठकर चुड़ैल के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि हम इतना बड़ा पाप कर देंगे। तुमने हमारी आंखें खोल दी है, हमें अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है। हाँ बहन, हमें अपनी गलती का पछतावा है। हम तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांगते हैं। हमसे जो गलती हुई है हम उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। हमने जो तुम्हारे साथ भी किया वो बहुत बुरा किया है। मैं जानता हूँ हम माफी मांगने के लायक भी नहीं हैं, लेकिन हमें एक मौका दे दो। हम अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। अब तुम कैसे सुधारोगे अपनी गलती? अब मैं मर चुकी हूँ। अब मैं अपने परिवार का ध्यान नहीं रख सकती। अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो मेरे साथ साथ तुम तीनों को भी मरना होगा। नहीं बहन, ऐसे मत कहो। हमने जिंदगी में बहुत सी गलतियाँ की है, आज हमें उन गलतियों को सुधारने का मौका मिला है। हाँ बहन, आज से तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी हमारी हुई। तुम्हारे दोनों बच्चे और तुम्हारे पति का इलाज हम करवाएंगे और उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमें मत मारो। हम तुम्हारे परिवार का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। उन तीनों की ये बातें सुनने के बाद चुड़ैल शांत हो जाती है, जिसके बाद चुड़ैल उनसे कहती है,
अगर तुम तीनों मेरे परिवार की जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, और जिस दिन मेरा परिवार बिल्कुल हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगेगा, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल उन तीनों को अपना घर दिखा देती है, जिसके बाद चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और वो तीनों उसके परिवार का अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। जादुई सोने की मूर्ख मुर्गी। ये कहानी है लखनपुर की, जहाँ एक साधु अपने एक चेले के साथ एक गुफा में रहते थे। साधु कई सालों से तपस्या कर रहा था, जिसके पश्चात वो किसी भी चीज को जादुई बना सकता था। एक दिन साधु अपने चेले से कहता है, रामू, मेरे कई सालों की तपस्या के पश्चात मुझे वरदान मिला है कि मैं किसी भी चीज को जादुई बना सकता हूँ। क्या सच में गुरुजी आप किसी भी चीज को जादुई बना सकते हैं? हाँ रामू, मैं किसी भी चीज को जादुई बना सकता हूँ। गुरुजी आप मुझे भी ये विद्या सिखा दीजिए। हाँ, क्यों नहीं रामू, तुम मेरे सबसे प्यारे शिष्य हो, तो मैं तुम्हें अवश्य ही विद्या सिखाऊंगा कि किसी भी वस्तु को कैसे जादुई बनाया जा सकता है। फिर साधु अपने चेले को विद्या सिखाता है और कुछ दिन बाद चेला अपने गुरुजी से कहता है, गुरुजी क्या मैं अब किसी भी वस्तु पर अपना जादू कर सकता हूँ? रामू, मुझे लगता है अभी तुम्हें थोड़ा सा और अभ्यास करना चाहिए। उसके पश्चात ही तुम ये विद्या किसी भी वस्तु पर कर पाओगे। इतना कहकर साधु कुछ समय के लिए बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद चेला अपने आप से कहता है, मुझे ये विद्या तो अच्छे से आ गई है, फिर पता नहीं क्यों गुरुजी मुझे विद्या करने से मना कर रहे हैं। चलो मैं एक बार किसी चीज पर अपना जादू ट्राई करता हूँ। फिर चेला गुफा के बाहर जाता है और इधर उधर बहुत तलाश करता है, पर उसे कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती जिसे वो जादुई बनवा सके। तभी उसे एक मुर्गी दिखाई देती है। चेला मुर्गी को उठाकर अपनी गुफा में ले जाता है। गुरुजी ने मुझे मना किया था, पर एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि मैं गुरुजी की तरह अच्छे से विद्या कर सकता हूँ या नहीं। फिर चेला कुछ मंत्र पढ़ता है और अपने कलश में से कुछ जल की छींटें उस मुर्गी पर डालता है। तभी मुर्गी अपना रंग बदल लेती है और सोने की मुर्गी में बदल जाती है, जिसे देखकर चेला बहुत खुश होता है। अरे वाह, मैंने तो ये जादुई कला सीख ली। गुरुजी फालतू में ही मुझे और अभ्यास के लिए बोल रहे थे। जादुई सोने की मुर्गी फिर पूरी गुफा में घूमने लगती है और पूजा की चीजें घेरने लगती है। तभी चेला अपनी जादुई सोने की मुर्गी को बोलता है, मेरी सोने की जादुई मुर्गी, मुझे जल्दी से कुछ अच्छा सा खाने को दे दो। चेले की बात सुनकर जादुई सोने की मुर्गी इधर उधर उड़ने लगती है और उसके यहाँ रखा खाने का सामान भी खाने लगती है, जिसे देखकर चेला बहुत गुस्सा हो जाता है। ये जादुई सोने की मुर्गी पागल हो गई है क्या? क्या कहा था, क्या करने लगी? तभी एक आदमी आता है। कोई है क्या यहाँ? गुरुजी कहाँ हैं आप? कौन है भाई? क्यों बुझ रहे हो गुरुजी को? क्या काम है बताओ? वो मेरी मुर्गी घर से पता नहीं कहाँ गायब हो गई, पता नहीं कहीं निकल गई घूमते घूमते। मुझे गुरुजी से पूछना था, वो ही है जो मेरी मुर्गी के बारे में बता सकते हैं। चेला आदमी की बात सुनकर समझ जाता है कि जिस मुर्गी को उसने जादुई सोने की मुर्गी बनाया है वो इसी आदमी की थी। तभी वो कुछ सोचकर आदमी से कहता है, आपकी मुर्गी का मुझे पता है, तो बताओ ना कहाँ है वो? उसके बिना मेरा काम बंद हो जाएगा। उसे जंगली कुत्तों ने मार दिया, मैंने अपनी आंखों से देखा था। हे भगवान, ये क्या हुआ? मैंने इतने प्यार से अपनी मुर्गी को पाला था, अब मेरे बच्चे किसके अंडे खाएंगे? आप परेशान मत हो, ऐसा करो मेरे सोने की जादुई मुर्गी ले जाओ, इसे मैंने अपने जादू से बनाया है और ये बात गुरुजी से मत बताना। ठीक है, भगवान आपका भला करे, आप बहुत ही अच्छे हैं जो मेरी मदद के लिए सोने की जादुई मुर्गी मुझे दे रहे हैं। चेला अपने मन में कहता है, तुम्हें नहीं पता,
मैंने तुम्हें सोने की जादुई मुर्गी नहीं बल्कि मूर्ख मुर्गी दी है। ये हर काम उल्टा करती है। अगर गुरुजी ये सब देखते तो मुझे डांटते। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। चेला ये सोचकर खुश होता है। फिर आदमी सोने की मुर्गी लेकर अपने घर आ जाता है। पापा पापा, ये कैसी मुर्गी लाए हो? बिल्कुल सोने की मुर्गी जैसी ही लग रही है। ये सोने की जादुई मुर्गी है और बस मेरी ही बात मानती है। फिर तो ये जादू से कुछ भी कर देगी। हाँ, कर तो सकती है, लेकिन मैंने अभी तक इसको कोई जादू करते नहीं देखा। पापा, फिर इसको बोलो ना कुछ जादू करने को। सोने की जादुई मुर्गी, मेरे बच्चों के लिए खिलौना दे दो। इतना सुनकर सोने की जादुई मुर्गी बच्चों के सारे खिलौने तोड़ने लग जाती है। आदमी सोचता है कि शायद सोने की जादुई मुर्गी खिलौने नहीं दे सकती, तो वो दोबारा बोलता है, सोने की जादुई मुर्गी, मुझे सोने के बर्तन दो। सोने की जादुई मुर्गी इस बार उसके मिट्टी के बर्तन तोड़ने लग जाती है। ये सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी है क्या? जो बोलो उसका उल्टा ही करती है। मुझे लगता है उसको कोई जादू आता ही नहीं। पापा, इसको जो बोलो ये उसका उल्टा करती है। अगर इसको उल्टा ही बोलो तो क्या पता ये सीधा करे। बात तो सही है, ये भी करके देख सकते हैं। सोने की जादुई मुर्गी, मेरे मिट्टी के सारे बर्तन तोड़ दो। तभी सोने की जादुई मुर्गी सोने के बर्तन प्रकट कर देती है। ये देख आदमी बहुत खुश होता है। फिर वो जो भी चाहता था उसका उल्टा सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी को बोलता है। मुर्गी सीधा कर देती। सोने की जादुई मुर्गी, मेरे घर को मिट्टी का घर बना दो। इसमें सोने का कुछ भी नहीं होना चाहिए। सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी उसके घर को सोने का बना देती है और उसके घर में मिट्टी की कोई भी चीज नहीं बचती। आदमी रोज ऐसे ही चालाकी से सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी से अपना काम निकलवा लेता। जादुई सोने की मुर्गी, मेरे घर में गाड़ी नहीं होनी चाहिए। तभी जादुई सोने की मूर्ख मुर्गी एक चमचमाती गाड़ी वहां प्रकट करती है। चेले के दोबारा मिली उस जादुई सोने की मूर्ख मुर्गी से उस आदमी का जीवन बदल गया और मुर्गी के मूर्ख होने पर भी वो बहुत मालदार हो गया। उसको ऐसे अमीर बनता देख लोगों को उसके अमीर होने का राज जानने की इच्छा जाग रही थी। पता नहीं भाइयों, ये हरीलाल इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया? चलो पता करते हैं आखिर माजरा क्या है। फिर रात में जब आदमी सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी से बात करता है तो सोने की मुर्गी और आदमी को देखकर गांव वाले समझ जाते हैं कि ये सब उसकी सोने की जादुई मुर्गी कर रही है। अरे, उसके पास एक जादुई सोने की मुर्गी है। वो उसे जो मांगता है उसे मिल जाता है। फिर तो हमें उस सोने की मुर्गी को उसके घर से चुरा लेना चाहिए। फिर अपने घर में लाकर उससे जो चाहे मांग सकते हैं। बात तो ठीक है, लेकिन वो उसे अपने से अलग कब करता है जो हम उसे चुरा सके? कभी तो करता ही होगा, और अगर अलग नहीं होता होगा तो हम उसे किसी ना किसी बहाने से बाहर बुला लेंगे और तुम चुपके से उसकी सोने की जादुई मुर्गी को चुरा लेना। गांव वाले ये सब योजना बनाकर उसके घर जाते हैं। अरे भाई, तू बड़ा आदमी क्या बन गया? तूने तो हमसे बातें करना ही बंद कर दिया। ऐसा भी क्या पैसों की गर्मी? गांव वालों की आवाज सुनकर आदमी घर से बाहर जाता है और गांव वाले से कहता है, नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैं आज भी अपने गांव और अपने लोगों से जुड़ा हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो चलो हमारे साथ चौपाल पर। आज नहीं यार, मैं फिर कभी आऊंगा, मुझे बहुत काम है। हमने तो पहले ही कहा था कि भाई तू बड़ा आदमी बन गया है, तेरे पास हमारे लिए समय ही नहीं है। अच्छा, जब तुम लोग नहीं मानते तो चलो मैं आकर अपना काम निपटा लूंगा। आदमी के घर से बाहर जाते ही दो गांव वाले उसके घर में घुसते हैं और सोने की जादुई मुर्गी चुराकर अपने घर ले जाते हैं। फिर आदमी वापस आकर घर में सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी तलाशता है, लेकिन उसे कहीं मुर्गी नहीं दिखती।
वो बहुत दुखी होता है और उधर वो चोर बहुत खुश होते हैं। आखिर हम चुरा लाए उसकी सोने की जादुई मुर्गी। अब जल्दी से इसका जादू देखते हैं। सोने की जादुई मुर्गी, हमको पैसे दो। सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी अपनी आदत के हिसाब से उनकी जेब के सारे पैसे निकाल निकाल कर टुकड़े टुकड़े कर देती है। अरे ये तो मूर्ख मुर्गी है, इसने तो हमारा नुकसान कर दिया। नहीं भाई, तुमने सही से बोला नहीं होगा। चलो मैं एक बार बोलकर देखता हूँ। सोने की जादुई मुर्गी, मुझे कपड़े दे दो। सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी गांव वालों से कपड़े फाड़ने लगती है। गांव वाले इधर उधर भागते हैं। सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी भी उनके पीछे भागती है। तभी आदमी वहां आ जाता है। फिर आदमी को देखकर गांव वाले छुप जाते हैं। अरे मेरी सोने की मुर्गी यहाँ कैसे आ गई? चलो मैं इसे साथ ले जाता हूँ। आदमी अपनी सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी को अपने साथ ले जाता है और गांव वाले आपस में बोलते हैं, अरे भाई ये कोई सोने की जादुई मुर्गी नहीं है, ये तो मूर्ख मुर्गी थी। चलो हमारी जान बच गई। हाँ भाई सही बोले, सच में ये सोने की मूर्ख मुर्गी थी। अब इसे कभी नहीं चुराएंगे, कभी ये हमें ही नुकसान पहुंचा दे। आदमी अपने सोने की जादुई मूर्ख मुर्गी के साथ खुशी खुशी रहता है। दो बहुओं में गाय का बंटवारा। गौशाला में खूंटे से बंधी धन्नो जोर शोर से गुहार लगा रही होती है। अरे धन्नो, तेरा ही चारा बना रही थी, ले पेट भर खा। गाय का चारा खत्म करते ही सरोजा उसका दूध दोहकर डोलची में भरकर सभी के घर पहुंचाती है। सरोजा अपने दो बेटे गोपाल और माधव के संग फतेहपुर गांव में रहती थी। उसके पास एक गाय थी जो उसे प्रतिदिन खूब सारा दूध दिया करती थी। गांव के तमाम निवासी उसी से दूध खरीदा करते थे। गांव वालों के प्रति उनका व्यवहार बेहद मिलनसार था। दोनों भाई हर सवेरे अपने गाय को चराने के लिए ले जाया करते थे। अरे क्या बात है, आज भोर सबेर ही राम लखन धन्नो को चरावे जावत है। आगे बढ़ते ही उन्हें सरपंच नजर आता है, जिसे देख धन्नो गुहार लगाती हुई पगुराई करती उसे चाटने लगती है। हाँ धन्नो, ये ले चूल्हे की पहली रोटी तुम्हारी खातिर। एक सांझ सरपंच दोनों भाइयों का उल्हाना लिए सरोजा के घर आता है। अरे सरोजा भौजाई, सुनती हो, कहाँ हो? अरे भाई साहब, आप सब कुशल मंगल तो है? आपके ये दोनों अनमोल रतन दिन भर गांव की जमीन रौंदते रहते हैं। अब इनके पैरों में बेड़ियां डालो, तभी इनके पांव घर में टिकेंगे। आपकी नजर में कोई संस्कारी सुशील लड़की हो तो बताइए, जो मेरे इन सपूतों के साथ मेरी गाय धन्नो का भी भली भांति देख रेख करे। अगर कोई गुड़ी लड़की मिले तो चटमंगनी पटप्यार रचा दूं। सरपंच कायरा और मधुरिमा नाम की दो अलग मिजाज की लड़कियों का रिश्ता बताकर कहता है। अरे जिनके नयन नक्श इतने मनमोहक और रूप में इतना निखार है, उनका व्यवहार कितना मिलनसार होगा ना भौजाई। सरोजा हामी भरकर बड़े ही धूमधाम के संग अपने बेटों की शादी कराकर दो बहू घर लाती है। आज से तुम दोनों मेरे घर की लक्ष्मी हो। बहू होने के नाते आज से इस घर बार की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर है। तुम्हें ना सिर्फ मेरे बेटे बल्कि मेरी गाय की भली तरह देख रेख करनी होगी, क्योंकि मेरा घर उसी के आसरे टिका हुआ है। दोनों बहुएं तड़के भोर उठकर गौशाला में आती, जहाँ चारों ओर मक्खियाँ भिनभिनाता देख कायरा नाक सिकोड़ कर कहती है, ईयू, ची, उफ, ये गोबर की बदबू, मेरा तो सर चकरा रहा है। ये मुझसे ना होगा। गौशाला की सफाई मैं कर देती हूँ, तुम जाकर घर साफ करो। दोनों अपने अपने हिस्से का काम निपटा कर साथ मिलकर रसोई तैयार करती हैं। तभी कियारा टेबल पर आकर बैठ जाती है। ये देख मधुरिमा चितकबरा सा मुंह बनाकर बोलती है, इस जैसी चंट लुगाई तो मैंने आज तक नहीं देखी। देखो कैसे मजे से टेबल पर पसर गई है। अरे बड़ी बहू, क्या बड़बड़ाई जा रही है? खाना परोस और फिर धन्नो को भी चारा डाल दे। जी सासू माँ। मधुरिमा मन ही मन अपनी देवरानी से कुड़ते हुए बेमन से खाना परोसकर पैर पटकते हुए गौशाला में चल देती है। अरे इस गाय की गोबर चारा करने की अकेले जिम्मेदारी मुझे ही क्यों? इसके दूध से बना मक्खन मलाई तो सभी हजम करते हैं और मेहनत मैं अकेले करूं। जहां दिन भर मधुरिमा काम में लगी रहती, वहीं कियारा सिर्फ बिछौने पर पसरी रहती। गुजरते दिनों के साथ दोनों में कामों को लेकर मनमुटाव की बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है। एक सवेरे गुस्से में बौखलाई मधुरिमा बर्फीली पानी का जग कियारा के मुंह पर उड़ेल कर कहती है, पलंग तोड़ने की परंपरा यहीं समाप्त हुई। जाओ और जाकर धन्नो का गोबर चारा करो, समझी? क्या मैं और जानवर की पोटी साफ करूं?
ये जमादारों वाले काम ना तुम पर ही जचते हैं। गुस्से में बौखलाकर मधुरिमा उसे जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहती है। देवरानी जी, जरा अपने बोल बच्चन में तहजीब लेकर आओ। जेठानी के आगे इतना बड़बोली बनना अच्छा नहीं है। जेठानी हो तो क्या सर पर चढ़कर तांडव करोगी? दोनों में गाय को लेकर तंगड़ी भिड़ंत छिड़ने के संग वो चूहे बिल्ली की तरह झगड़ने लगती हैं। शोरगुल सुनकर सभी वहाँ दौड़े चले आते हैं। अरे मंद बुद्धियों, थम जाओ, ये मेरा घर है, महाभारत का मैदान नहीं जो मार काट करने पर तुली हो। सासू माँ, आप बीच में मत पड़िए, आज मैं जेठानी जी को निपटा ही डालूंगी। हाथ तो लगा कर दिखा, ऐसे झन्नाटेदार कंटाप लगाऊंगी कि बत्तीसी बाहर आ जाएगी। ना जाने पिछले जन्म कौन से बुरे कर्म किए थे जो ईश्वर ने मेरे भाग्य में ऐसी झगड़ालू बहू मर दी। अगर मुझे जरा भी खबर होती कि मैं लक्ष्मी नहीं बल्कि बहू के रूप में सूर्पणखा उठाकर ला रही हूँ तो मैं तुम जैसी लुगाइयों के पल्ले अपने बेटे को कभी ना बांधती। बस बहुत हो गया, मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए, आज ही हो जाए बंटवारा। रोज रोज के कलेश से एक बार का बंटवारा भला, सभी चैन से जी तो सकेंगे। घर बार का बंटवारा न चाहते हुए भी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए गोपाल माधव सरपंच को खबर करते हैं। क्या बात है सरोजा भौजाई, आप इतनी हैरान परेशान क्यों हैं? सरपंच जी, मेरी बहुओं को इस घर का बंटवारा चाहिए। क्या? अरे बावली हो गई हो तुम दोनों। जिस घर की एकजुटता की मिसाल पूरा गांव देता है, तुम इस आंगन के 2 टुकड़े चाहती हो? अगर आपसे ये बंटवारा करना मुमकिन नहीं तो हम सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। पूरे गांव के सामने घर के सभी साज सामान के 2 हिस्से हो जाते हैं। तभी मधुरिमा कहती है, मैंने दिन रात धन्नो की सेवा में बिताया है, इसे मेरे हवाले करो, इसका बंटवारा करो। अरे लोबियो, एक ईंट के भी 2 टुकड़े कर डाले तुमने। इस गौ माता के बंटवारा की बात तो अपनी जुबान पर मत लाओ। गाय के बंटवारे की बात छेड़ते ही कियारा मन बदल कर कहती है, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये गाय चाहिए बस। एक दिन भी धन्नो का गोबर चारा तो कर ना सकी, धन्नो की देखभाल मैंने की है, ये दुधारू गाय तो मेरे ही हक में आएगी। दोनों के बीच गाय के बंटवारे को लेकर मुठभेड़ शुरू हो जाती है। तभी माधव कहता है, अब ये गौ माता ही इस बंटवारे को टाल सकती है। इस गाय का बंटवारा एक ही शर्त पर होगा। अगले 1 महीने तक तुम दोनों में से जो भी इस गाय की भली तरह से देखभाल करेगा, ये गाय उसकी होगी। दोनों बहुएं अगली भोर गौशाला में हाजिर होती हैं, जहां गोपाल कहता है, कियारा, तुम्हें आज धन्नो का गोबर उठाकर पूरे गौशाला को अच्छे से चमकाना है। ये किस दलदल में फंस गई? अगर मना किया तो ये चट जेठानी दूध का भंडार देने वाली गाय को मुझसे छीन लेगी। अरे किस सोच में डूब गई? कुछ नहीं, मैं करूँगी। कियारा मुंह सड़ाकर गोबर साफ करती थी। तभी गाय पूंछ उठाकर दोबारा से गोबर करती हुई मिमियाती है। अरे ये जानवर है कि दुश्मन, फिर से मेरा काम बढ़ा दिया। शर्त के मुताबिक शाम होते ही मधुरिमा बाल्टी लेकर गौशाला में आती है। आज से पहले कभी दूध तो निकाला नहीं, लेकिन कल को जब तू मेरे हिस्से आएगी तो मुझे ही सब कुछ करना होगा। मधुरिमा गाय को सहलाकर जैसे ही उसके थन को हाथ लगाती है, गाय सींग उठाकर उसे जोरदार दुलत्ती मारती है। आई माँ, अरे तू गाय है कि कसाई? एहसान फरामोश, तुझे चारा खिलाया, तेरा बदबूदार गोबर उठाया और तूने मुझे ही सूट डाला। दोनों के लाख कोशिश के बाद भी गाय न उनके हाथों चारा खाती, न उन्हें अपना दूध निकालने देती, जिसे देख दोनों अंत में हार मानकर कहती हैं, मुझे इस गाय का बंटवारा नहीं चाहिए। हाँ, मुझे भी गाय नहीं चाहिए। क्यों? अभी तो 1 सप्ताह भी नहीं गुजरा और तुम हार गई? अरे जानवर ना बड़े भोले होते हैं, लेकिन वो बुरी मनसा को एक झटके से भाप जाते हैं। अरे जब एक बेजुबान जानवर तुम्हारे बीच के अलगाव को महसूस कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? परिवार एक घने पेड़ के जैसा होता है जिसकी डालियां परिवार के सदस्य हैं, लेकिन अगर उनमें फूट की लहर उठने लगी तो वो डालियां टूट जाती हैं। पतियों की फटकार दोनों लालची बहुओं को अपने किए पर बेहद पछतावा का एहसास दिलाती है। अब मुझे इस गाय का बंटवारा नहीं चाहिए। लालच में आकर मेरे ही अकल पर पत्थर पड़ गए थे, जो मैंने घर बार यहाँ तक कि गौ माता के बंटवारे की बात अपने मन के भीतर आने दी। जो हुआ उसे भूलकर आज से एक नई शुरुआत करते हैं। इस तरह दोनों बहुओं के बीच एक मत स्थापित होता है, जिसके बाद सभी बिना किसी कलेश के हंसी खुशी रहने लगती हैं।